नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही जरूरी अध्याय शुरू करने वाले हैं, नए राजवंशों का उदय। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में उस जमाने में नए नए राज्य कैसे बने, राजा कैसे बने। तो चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये नए राजा और सामंत कौन थे। फिर हम भारत के कुछ बड़े राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, कन्नौज के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसके बारे में भी समझेंगे। फिर देखेंगे कि राजा लोग अपना राजकाज कैसे चलाते थे। और आखिर में हम दक्षिण भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य, चोल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य। लेकिन समय के साथ जब वो कमजोर होकर बिखर गया तो पूरे भारत में ना एक खालीपन सा आ गया। मतलब कोई एक बड़ा राजा नहीं था जो सबको संभाल सके। बस इसी मौके का फायदा उठाकर अलग अलग इलाकों में कई छोटे छोटे नए राजवंशों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि इसी से पूरी कहानी जुड़ी है। और वो शब्द है सामंत। ये सामंत थे कौन? देखिए, आप इन्हें राजा के सबसे ताकतवर अफसर या सरदार समझ सकते हैं। ये या तो बहुत बड़े जमींदार होते थे जिनके पास खूब जमीन होती थी, या फिर ये बहादुर योद्धा सरदार होते थे। इनका काम था राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देना और समय समय पर राजा के लिए कीमती तोहफे भेजना। तो सवाल ये उठता है कि ये सामंत जो राजा के नीचे काम करते थे, ये खुद राजा कैसे बन गए? देखिए, बड़ा दिलचस्प तरीका था। जैसे जैसे किसी सामंत के पास पैसा और सैनिक शक्ति यानी पावर और वेल्थ बढ़ती जाती, वो खुद को एक बड़ी उपाधि दे देता, महासामंत। मतलब मैं कोई छोटा मोटा नहीं, महान सामंत हूँ। और फिर जैसे ही उसे मौका मिलता और लगता कि राजा कमजोर पड़ रहा है, वो खुद को आजाद घोषित कर देता। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग। वो पहले चालुक्य राजाओं का एक सामंत ही तो था, लेकिन बाद में उसने अपने ही मालिक को हराकर अपना राज बना लिया। देखा? तो बच्चों, इसी तरह कई सामंत राजा बने और नए नए राजवंश सामने आए। चलिए अब उस दौर की 3 सबसे बड़ी ताकतों से मिलते हैं जिन्होंने मिलकर उत्तर भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया था। ये 3 महाशक्तियां थीं। पश्चिम भारत में यानी आज के राजस्थान और गुजरात में गुज्जर प्रतिहार, पूर्व में यानी आज के बंगाल बिहार में पाल वंश, और दक्षिण के दक्कन पठार पर थे राष्ट्रकूट। और हाँ, एक जरूरी बात, पाल वंश के एक राजा थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अब जरा सोचिए, जब एक ही इलाके में 3 बड़ी बड़ी ताकतें हों तो क्या होगा? लड़ाई तो होगी ही। ठीक वैसा ही इन 3 शक्तिशाली राजवंशों के साथ हुआ। तीनों की नजर एक ही शहर पर थी और उसी शहर के लिए शुरू हुआ एक ऐसा महासंग्राम जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय मतलब 3 पार्टियों के बीच की लड़ाई। लेकिन सवाल ये है कि भाई, इस कन्नौज शहर में ऐसा क्या खास था कि ये तीनों महान राजवंश सदियों तक उसके लिए लड़ते रहे? जरा सोचिए तो इसका जवाब ये है बच्चों कि कन्नौज की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो गंगा नदी की उपजाऊ घाटी में था, जहाँ खूब सारा अनाज पैदा होता था। मतलब वो बहुत अमीर इलाका था। साथ ही उस दौर में कन्नौज पर कब्जा करना अपनी ताकत और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने जैसा था, एक स्टेटस सिंबल था। मतलब जिसने कन्नौज जीत लिया, समझो पूरे उत्तर भारत में उसका डंका बज गया। तो बच्चों, हुआ ये कि ये तीनों राजवंश सालों साल, सदियों तक कन्नौज के लिए लड़ते रहे। कभी पालों का कब्जा होता, तो कभी प्रतिहारों का, तो कभी राष्ट्रकूटों का। लेकिन कोई भी उसे हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख पाया। और इस अंतहीन लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि तीनों ही लड़ लड़कर इतने कमजोर हो गए कि उनकी अपनी ताकत ही खत्म हो गई। लड़ाई झगड़े की बात तो बहुत हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि ये राजा लोग अपने राज्य का कामकाज यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे। इस दौर के राजा अपनी ताकत का दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो बड़े बड़े भारी भरकम टाइटल्स रखते थे। पहले के राजा तो सिर्फ महाराजा कहलाते थे, लेकिन अब के राजा खुद को महाराजाधिराज मतलब राजाओं का भी राजा और परमेश्वर यानी भगवान के बराबर जैसी उपाधियां देने लगे थे। चलिए अब एक और नया शब्द सीखते हैं,
प्रशस्ति। प्रशस्ति का सीधा सा मतलब है प्रशंसा या तारीफ। राजा लोग क्या करते थे? पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अपनी तारीफ में लेख लिखवाते थे। इनमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था कि राजा कितना वीर है, कितना महान है, उसने कौन कौन सी लड़ाइयां जीती, और इस तारीफ के बदले में राजा उन ब्राह्मणों को इनाम में जमीनें देते थे, जिसका हिसाब किताब तांबे की प्लेट्स पर लिखकर रखा जाता था। जिस समय हमारे देश में ये राजवंश आपस में ही लड़ रहे थे, उसी समय उत्तर पश्चिम से भारत पर विदेशी हमलों का खतरा भी मंडराने लगा था। इन हमलावरों में सबसे पहला बड़ा नाम है महमूद गजनवी का। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने भारत पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। उसका मकसद यहाँ पर राज करना नहीं था बच्चों, वो सिर्फ हमारे मंदिरों और अमीर शहरों की धन दौलत लूटने आता था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया उसका हमला इतिहास में सबसे ज्यादा बदनाम है। गजनवी के बाद एक और हमलावर आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, लेकिन इस बार उसका सामना हुआ दिल्ली के वीर शासक पृथ्वीराज चौहान से। दोनों के बीच तराइन के मैदान में 2 ऐतिहासिक लड़ाइयां हुईं। 1191 की पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन किस्मत देखिए, ठीक अगले ही साल 1192 में दूसरी लड़ाई में गौरी जीत गया। और बच्चों, यही वो जीत थी जिसने भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोल दिया। अभी तक हमारी कहानी उत्तर भारत में घूम रही थी। चलिए अब देश के दक्षिणी हिस्से का रुख करते हैं और मिलते हैं उस दौर के एक सबसे शानदार और शक्तिशाली साम्राज्य से, चोल साम्राज्य। चोल वंश की नींव रखी थी विजयालय ने, लेकिन इस साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया 2 महान राजाओं ने, राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। बच्चों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चोलों की नेवी यानी समुद्री सेना इतनी ताकतवर थी कि राजेंद्र प्रथम ने उसके दम पर श्रीलंका और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई इलाकों को भी जीत लिया था। और तंजावुर का जो भव्य राजराजेश्वर मंदिर है, वो भी राजराज प्रथम की ही देन है। चोल राजा सिर्फ जंग के मैदान में ही महान नहीं थे, वो कला के भी बहुत बड़े जानकार थे। उनके समय में कांसे की यानी ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां बनी, खासकर नृत्य करते हुए शिव यानी नटराज की मूर्ति, वो आज भी पूरी दुनिया में भारतीय कला का सबसे बेहतरीन नमूना मानी जाती हैं। चोलों के राज की एक और सबसे बड़ी खासियत थी बच्चों, उनका गांव को चलाने का तरीका, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। वो अपने गांव को बहुत आज़ादी देते थे। किसानों की बस्तियों को ऊर कहते थे, कई गांव को मिलाकर नाडू बनता था, और जो ब्राह्मणों के गांव होते थे वो अपनी सभा बनाकर अपना शासन खुद ही चला लेते थे। ये उस जमाने में बहुत ही आगे की सोच थी। तो बच्चों, आज हमने इतिहास का एक लंबा सफर तय किया है। चलिए क्लास खत्म करने से पहले एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें सीखी। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे सामंत ताकतवर होकर राजा बन बैठे। फिर हमने कन्नौज के लिए हुए उस 3 तरफा महायुद्ध को समझा। हमने गजनवी और गौरी के हमलों के बारे में जाना और देखा कि उनका भारत पर क्या असर पड़ा। और आखिर में हमने दक्षिण के शक्तिशाली चोल साम्राज्य की शानदार उपलब्धियों को भी देखा। अब क्लास खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज हमने जितने भी राजवंशों के बारे में पढ़ा, आपको क्या लगता है उनमें से किसका असर हमारे देश पर सबसे ज्यादा समय तक रहा और क्यों? इस पर अपने दोस्तों से और घर पर जरूर चर्चा कीजिएगा। इस अध्याय को घर पर एक बार फिर से पढ़िएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।